हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूपीएससी ओडीसी। तो आज के दिन की शुरुआत से पहले आज का थॉट फॉर द डे जान लेते हैं। सो इधर यू रन द डे और द डे रन्स यू। मतलब या तो हम दिन को चलाते हैं या फिर दिन हमको चलाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, है ना। मान लो सुबह उठकर दिन आपकी खराब हो गई, एज ये एस्पिरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ, ठीक है। जो जॉब करते हैं उनका भी काम तो ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो रिलेट। सुबह उठकर आपको कुछ पढ़ना था, न्यूज़पेपर ही करना था या फिर 2 घंटे अच्छे से रिवाइज करनी थी, बट हुआ नहीं, मंडे है। तो आपको एक टाइप की आपको चाहिए होती है कि हाँ मंडे की शुरुआत ना बहुत अच्छी। बीइंग एस्पिरेंट, मैं जब एस्पिरेंट थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मंडे है तो मंडे की शुरुआत तो बेस्ट होनी चाहिए, तभी पूरी वीक मेरी अच्छी जाएगी, है ना, ऐसा सोचते हैं हम। बट अगर अच्छा नहीं गया, फिर अगर उसी आप थॉट प्रोसेस में चलते रहोगे तो पूरा दिन आपको चलाएगा उसी लेजीनेस के साथ, उसी निगेटिव माइंडसेट के साथ आप रहोगे। तो उस टाइम पे अगर ऐसे निगेटिव चीजें नॉक करे, आप खुद को कहना कि नहीं बाकी आधा दिन तो है ना मेरे पास, उसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो उस हिसाब से, जैसे कि मान लो नींद से उठते हुए आपको लेट होगा, अलार्म बजा बट नहीं यार थोड़ा सा सो लेते हैं, तो वो दिन ने आपको चला लिया, ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा सो लिए। तो अब आप दिन को चलाओ ताकि आप खुद के दिन को एंड ऑफ द डे बोल सकते हो। तब देखना आप आधे दिन भी अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, सोते वक्त आपको ये खुद को लगेगा कि हाँ लेट भले ही उठा था या उठी थी, बट मैंने पूरा दिन तो अच्छे से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया, राइट। तो यू कैन हैव सच माइंडसेट फॉर दिस प्रिपरेशन जर्नी, बिकॉज पढ़ाई इजी तो होती नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। एंड इन सब के लिए इस तरह की माइंडसेट हेल्पफुल होती है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्जाम क्लियर हो ना हो, आपको आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सही चाहिए। तो उसके लिए जितना हो सके अच्छा खुद को बोला करो, बिकॉज खराब गंदा निगेटिविटी कंफ्यूजन देने के लिए कौन है, बाकी दुनिया है। ओके, सो बी यू फॉर यू। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं, दैट इज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 8 जुलाई 2024। तो आज हम इन न्यूज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट न्यूज़ है जगन्नाथ रथ यात्रा। कल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में, रीजन्स में क्या निकली, रथ यात्रा। तो रथ यात्रा एंड जगन्नाथ टेम्पल के बेसिक टिडबिट्स के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये एग्जामिनेशन में आ चुका है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो द रथ यात्रा दैट इज चैरियट फेस्टिवल, एक दिन इवेंट होता है नहीं, 9 डे इवेंट होता है ये, ओके। एंड यहाँ पे 3 चैरियट्स निकलती है, एक रथ नहीं निकलती, 3। किन किन के लिए, आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, देन ब्रदर बलराम जिसे हम बलभद्र भी कहते हैं, एंड सिस्टर सुभद्रा। सो जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, एंड आर पुल्ड बाय थाउजेंड ऑफ डिवोटीज, सिर्फ इंडिया के नहीं एब्रॉड के भी। तो इट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म ऑफ अवर कंट्री, राइट। ऐसी फेस्टिवल्स टूरिज्म को भी प्रमोट करती है। तो यू कैन राइट आर्ट एंड कल्चर वर्सेस कंट्रीज इकोनॉमी लिंक करके एग्जाम्पल दे सकते हो। तो अब जो ये रथ निकलती है कहीं तो जाती है ना, तो वो कहाँ जाती है, तो द फेस्टिवल ऑनर्स द लॉर्ड जगन्नाथ विजिट अलोंग विद हिज सिबलिंग, कहा, टेम्पल ऑफ क्वीन गुडीचा। अब रथ यात्रा, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, ये सब याद रखते हैं, बट ये बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। तो एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, कहा जाता है क्वीन गुंदीचा, द प्लेस ऑफ देयर अंट हाउस वेयर दे रिवील इन ए 9 डे स्टे। ऐसा कहा जाता है वो अपने मासी के घर, आंटी के घर जाते हैं एंड 9 डे रुकते हैं। कौन से टेम्पल, क्वीन गुंडीचा, ओके। द टेम्पल इज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड कब, 12th सेंचुरी को, किसके द्वारा, किंग अनतवर्मन चोरागंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ओके। अनतवर्मन याद रखना, 12th सेंचुरी याद रखना, दैट इज द फैक्चुअल पार्ट ऑफ अवर एंशियंट हिस्ट्री। देन जगन्नाथपुरी टेम्पल, दिस पिक्चर, जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी, पुरी कौन सी स्टेट, ओडिशा। इस टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो यम है, द पावर ऑफ डेथ, यमराज बोलते हैं ना, वहां पे इनकी पावर नलीफाई हो जाती है, किसके प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। मीन्स यम की पावर जो है वो नलीफाई होती है इन पूरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ऐसा हिंदू बिलीव्स की मान्यता है, ओके। तो एज पर हिंदू बिलीव्स ये माना जाता है कि यहाँ पे यमराज की पावर ये नलीफाई हो जाती है, नहीं रहती है, तो इसलिए यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, ओके। ऑल्सो दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड व्हाइट पकोडा भी कहा जाता था, एंड इज अ पार्ट ऑफ
चार धाम पिलग्रिमेज। तो बाकी 3 धाम कौन है? 4 धामों में से बाकी 3 कौन सी है? बद्रीनाथ, द्वारका, ये हमारा पुरी जगन्नाथ, एंड देन रामेश्वरम, राइट। एंड देन देयर आर 4 गेट्स टू द टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर में कभी ऐसा पूछा जा सकता है। ईस्टर्न साइड में क्या है? सिंह द्वारा, ऑब्वियसली सिंह मतलब लायन। साउदर्न में क्या है? अश्व द्वारा। देन व्याघ्रा द्वारा। एंड नॉर्थ में क्या है? हस्ती द्वारा। एंड हर द्वार में अपनी अपनी एक फॉर्म ऑफ कार्विंग है। और इसके जो मंदिर के इन द फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस क्या है? अरुणा स्तंभ, दैट इज सन पिलर। वो ओरिजिनली ये स्तंभ कहाँ पे था? सन टेम्पल इन कोणार्क। ये यूपीएससी में आ चुका है। तो ये सब टेम्पल की ना जगह एटलीस्ट याद रखना, एलिमिनेट अगर करने में आसानी होती है। ओके, एक दो भी एलिमिनेट करते हो तो आंसर निकल जाती है कभी कभी, है ना। तो ऑल दिस फैक्चुअल थिंग्स अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा। तो हमने क्या जाना? चेरियट फेस्टिवल 9 डे लॉन्ग इवेंट, लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम, सिस्टर सुभद्रा, कहा जाते हैं क्वीन गुंडीचा, एंड देन 12th सेंचुरी अनंतवर्मन, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, पूरी, यमनिका तीर्थ, हिंदू बिलीव्स, power of Lord Yam, the power of Yama nullified, then White Pagoda, Chardham pilgrimage, then Singhadwara, Ashwadwara, Vyaghradwara, and Hastidwara, Aruna Stambor Sun Pillar, Sun Temple in Konark. These are the keywords regarding today's newspaper topic. Okay. I hope अभी जगन्नाथ एंड जगन्नाथ टेम्पल एंड रथ यात्रा से क्वेश्चन अगर आएगा यू विल बी एबल टू आंसर इट, है ना। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटेंट एक्ट। अब पेटेंट एक्ट क्या है? दैट इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड, ये हम देख लेते हैं कि न्यूज में पहले क्यों है। इंडस्ट्री हाईलाइट किया कि इंडिया में 2024 में सिग्निफिकेंट इंक्रीज मींस इंडिया ने इशू किया 1 लाख पेटेंट इन 2024, है ना। तो ये तो हो गया न्यूज। चलो अब पेटेंट के बारे में हम जानते हैं। पेटेंट क्या होता है? अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप किसी साइंटिफिक रिसर्च में, रिसर्च सेक्टर में हो, किसी भी रिलेटेड, फूड हो, केमिकल हो या इंजीनियरिंग, किसी भी चीज का आपने अगर कुछ डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, कुछ प्रोजेक्ट अपना कुछ निकाला, वो नॉबल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से चोरी करके आपने आइडिया वो बोल दिया कि हाँ मेरा पेटेंट है, ऐसा नहीं। आपकी वो नॉबल आइडिया होनी होगी, वो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल कुछ एप्लीकेशन में अगर काम आती है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट एंड वो आपका नाम उसमें पेटेंट लगेगा कि हाँ आपने ही उस चीज को इन्वेंट किया था। तो दैट इज अ रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर कि आपने इन्वेंट किया, तो इन्वेंटर को वो एक रिकॉग्निशन मिलती है। एंड पेटेंट जितनी होती है, क्या एफडीआईज भी आएंगी, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, है ना। कि हम इतने अच्छे तो रिसर्च माइंड्स है हमारी कंट्री में, तो बहुत सारी चीजें और भी इन्वेस्टमेंट आएगी उस चीज को और भी बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड ऑल। तो दीज आर ऑल थिंग्स। बट पेटेंट मतलब लीगल राइट, जो वही मैंने कहा, टू एन इंटरवेंशन गिवन टू ए पर्सन और एंटिटी विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर हु विश टू रिप्लिकेट यूज और सेल इट। ओके, तो एक लीगल राइट होता है एंड ये हम भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें एक लीगल राइट दिया जाता है ड्यू टू अवर ओन इन्वेंशन। बट याद रखना, प्लान पेटेंट प्रोटेक्शन इज अ टेरिटोरियल राइट, मीन्स हमारे इंडिया की टेरिटरी में ही ये इफेक्टिव है। नो ग्लोबल कॉन्सेप्ट, मतलब नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल पेटेंट। अगर आपको पेटेंट राइट मिली है तो आपको इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही ये इफेक्टिव होगी। ठीक है। कौन सी एक्ट गवर्न करती है? पेटेंट एक्ट 1970। एंड रिसेंटली इसी को बनाया गया पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, कुछ अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, तो ये जान लेते पहले पेटेंट एक्ट 1970 जो सबसे पहला है वो आया कब था? इन द ईयर 1972। रिप्लेस किस एक्ट को किया था? इससे पहले कौन सा एक्ट था जो इन सब चीजों से डील करता था? डेट इज इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911। एंड फिर दिस एक्ट वाज अमेंडेड, मींस 1970 वाला अमेंड हुआ था किसके द्वारा? पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। एंड तब क्या हुआ था एक्चुअली? एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड पेटेंट जो दे सकते हैं वो दूसरे फील्ड में भी एप्लीकेबल हो गया, दैट इज फूड, ड्रग्स, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब में भी यू कैन रेज फॉर योर ओन पेटेंट authorization. Okay, then the provision relating to pre-grant and post-grant opposition have also been introduced, किसके अंतर्गत? पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। ओके, तो इतना याद रखना इस चीज में ना, इतनी टेक्निकल चीजें याद, इतना याद रखना कि प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। ये 2024 में बस इसको अमेंडमेंट लाया गया। तो 2024 जो है इसमें क्या अमेंडमेंट लाया गया बेसिकली हम देख लेते हैं। टाइमलाइन रिड्यूस किया गया कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का पहले 48 मंथ्स था, अब 30
1 मंथ्स कर दिया गया, ठीक है, कि फाइल कर सकते हो आप रिक्वेस्ट की एग्जामिनेशन की, तो इतनी। देन इंट्रोडक्शन, ये एक चीज इंट्रोडक्शन की गई, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, आपने इन्वेंट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, ऑब्वियसली यू विल फील मोर गुड टू हैव दैट सर्टिफिकेट, राइट। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट्स, पहले वंस इन 1 ईयर होता था, उसको अभी घटा के वंस इन 3 ईयर, तो जितनी देर एक चीज लगेगी मतलब स्क्रूटिनी अच्छे से होगी, उतनी ही प्रोडक्टिव होगी। देन अमेंडमेंट्स इन प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन प्रोसीड्यूर, मतलब अमेंडमेंट लाया गया, ध्यान रखना अगर एग्जाम में आता है कि पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 इंट्रोड्यूस द प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन प्रोसीड्यूर, तो वो गलत होगा, अमेंडमेंट लाया गया सिर्फ, ठीक है, इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुका था, है ना। तो ये बस थोड़ा कैची पॉइंट याद रखना। ओके, सो क्या है टेरिटोरियल राइट, लीगल राइट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल पेटेंट 1970, देन 2024, देन पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005, पहले सबसे क्या था, इंडियन एंड पेटेंट डिजाइन एक्ट 19 क्या 11, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स आर डन, तो आई होप यू गॉट द न्यूज़पेपर टॉपिक, राइट। अब जो दूसरा न्यूज है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये है क्यों न्यूज में, पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन ऑफ कॉमन ग्रास येलो आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 3 डे बटरफ्लाई सर्वे, कहाँ पे, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब ये तो हो गई न्यूज। अब आप हो सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए तो मतलब कुछ और चीज जानना जरूरी है ना, कि इन्वायरमेंट आपकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एंड सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड एपीएससी, है ना। तो हम देख लेते हैं इसकी रीजन कहाँ पे लोकेट है, नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड ये स्प्रेड होता है बिकॉज ऑब्वियसली इसकी ट्राई जंक्शन में ये जो है यहाँ पे है नीलगिरी। तो कुछ कुछ ऐसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बाउंड्रीज तो शेयर करते हैं। तो इट इज स्प्रेड ओवर एट ट्राई जंक्शन किसके स्टेट के साथ, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, and it lies in the northeastern and northwestern slope of Nilgiri Hills, which is a part of Western Ghat. Okay, अब नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे थोड़े इलॉजिकल लॉजिक्स या लॉजिकल लॉजिक्स लगा के भी थोड़ा याद रखो, बिकॉज इन्वायरमेंट की ये सारी चीजें ना बहुत याद रखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा इलॉजिकल लगा के अगर आपको इजिली याद रहता है तो वाई नॉट, ना। हमें तो मार्क सही करने से मीन्स मतलब है ना। सो नीलगिरी बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की भी पार्ट है क्या, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये नीलगिरी बायो रिजर्व क्या है, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रहेगा। देन अब ये जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है शेयर करता है जगह कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो ऑब्वियसली वहां के भी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये शेयर करेगा ना बाउंड्री। तो किसके साथ करता है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, this Wayanad Wildlife Sanctuary. Then Bandipur Tiger Reserve, Karnataka on the north, that is Bandipur Tiger Reserve, है ना. Then Nilgiri North Division on the south and east, that is Nilgiri North Division, है ना. Then that is Nilgiri North Division. Then Gudalur Forest Division on southwest. Okay, so these are things. अब तीनों जगह पे टच करता है तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम डाइवर्स होगा, एक ही इकोसिस्टम तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड एंड शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट कहाँ देखा जाता है, इट्स यूनिक टू वेस्टर्न घाट। ओके, देन it's a home to rich variety of flora and fauna, including the Indian rock python and the Mughal crocodile. So this is for your just basic knowledge. कभी आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना। Rich variety of flora and fauna तो होगा ही, because it has diverse ecosystem. Diverse ecosystem क्यों? Because कितने सारे states को तो ये connect कर रहा है, कितने सारे जगह की boundaries को तो touch कर रही है ना? तो it will have all these things. तो याद रहेगा, that is Nilgiris district, Tamil Nadu, Tri Junction, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Nilgiri Hill, Nilgiri Biosphere Reserve is the first biosphere reserve in India. Then Wayanad Wildlife Sanctuary, केरला में है. बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, कर्नाटक. देन नीलगिरीज नॉर्थ डिवीजन कहाँ पे, साउथ ईस्ट. एंड गुंडलूर फॉरेस्ट से भी ये टच करता है अपना वाइल्ड लाइफ, दैट इज द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. ओके, सो दिस इज इट. द नेक्स्ट न्यूज है एफिलियन. ये न्यूज में क्यों थी, बिकॉज अर्थ हैज रिच्ड एफिलियन. ओके, तब ये ज्योग्राफी में तो हेल्पफुल है, प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है ना. तो एफिलियन क्या होता है, जब ये पृथ्वी है ना हमारे सन से दूर रहती है, सबसे दूर जब रहती है, जब पास रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिहेलियन. तो पी से पास एंड पी से पेरिफेलियन, जब पास रहती है ना. तो अब
ये क्यों, मीन्स एक चीज आप समझ लो, ये जो पृथ्वी जो है, ये सन के अगल बगल कैसे घूमती है, स्लाइटली स्ट्रेच, एकदम स्ट्रेट सर्कल तो नहीं है ना इनका पाथ, ऐसा थोड़ा सा ओवल शेप है ना। तो ये डॉट डॉट लाइन से जो दिखा है, तो ये ओवल शेप को हम क्या कहते हैं, इट्स एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ। कैसी घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना अर्थ की। तो ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस न्यूज से क्या क्या कॉन्सेप्ट निकलता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। एक तो हो गया एफिलियन एंड पेरिहेलियन, है ना। एक हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो हमारी सन की पाथ थोड़ी सी स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउट होती है, ओके। एंड इस शेप के वजह से ही ना सन कभी ये अर्थ कभी सन से पास होता है तो कभी दूर होता है, ओके, ड्यू टू दिस शेप ओनली, दैट इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। एंड जब पास होता है तो हम कहते हैं पेरिहेलियन, कब होता है, जनवरी को, ओके। एंड ये एफिलियन कब होता है, जब सन से पृथ्वी सबसे दूर होती है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, ओके, फॉर योर नोट डाउन, ताकि आप नोट कर सको, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के भी देती हूँ, है ना, कि अर्थ पार्ट अराउंड द सन स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउट, इसलिए ओवल शेप का आता है, और उसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। एंड इस शेप के वजह से ही कभी कभी अर्थ क्लोजर आता है एंड कभी दूर जाता है ना। एंड जब दूर जाता है उसको क्या कहते हैं हम, एपिलियन। एंड जब पास आता है, क्लोजेस्ट जब पास में आता है, तब क्या होता है, पेरिहेलियन। अब समझ लो एक चीज, अगर कोई चीज सन से दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली सनरेज थोड़ी तो कम होगी, कितनी होगी छोड़ो, वो याद मत रखो। बट पास आ रहा है तो सनरेज ऑब्वियसली थोड़ा पास मिलेगा, एंड दूर जा रहा है तो थोड़ा कम मिलेगा। इसलिए अर्थ गेट अबाउट 7% लेस सनलाइट एट एफिलियन। बस इतना कंसेप्ट याद रखना, एफिलियन दूर जा रहा है तो सन से थोड़ा तो कम मिलेगा, पेरिहेलियन पास है तो थोड़ा इससे ज्यादा मिलेगा, ओके। और एक कंसेप्ट निकलता है, जो सीजन होती है वो किस रीजन से होती है, ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ थोड़ा टिल्टेड होता है ना, स्ट्रेट लाइन में तो ये रोटेट नहीं करता, थोड़ा सा टिल्ट है अपने एक्सिस पे। तो इस रीजन से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स देखने को मिलता है, ओके। एंड ये अर्थ की ऑर्बिट जहाँ पे रहती है, मीन्स ये टिल्ट अगर सन के तरफ ज्यादा हुआ या सन के तरफ कम हुआ, उससे क्या होता है, हमारी सन साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चेंजेस आती है ना। इसलिए आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के दिनों में मनाते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्यों, तब अर्थ की जो उनकी जो पोजीशन है अर्थ में, वो टिल्टेड ज्यादा होता है टुवर्ड्स सन, एंड हमारा जो एरिया है वो टिल्टेड अवे फ्रॉम सन होता है। तो हमें विंटर देखने को मिलता है, इसलिए क्रिसमस हमारा विंटर को एंड ऑस्ट्रेलिया दैट इज समर को, ओके। अगर मान लो, और एक चीज क्या है, ये सन की जो इलिप्टिकल जो है ना ऑर्बिट, ये अगर कंप्लीटली सर्कल होती, परफेक्ट सर्कल, तो क्या होती है, हमारी सीजन सेम होती। अभी क्या है, इलिप्टिकल की वजह से समर एंड स्प्रिंग थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है हमारे विंटर से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन से ज्यादा स्प्रिंग एंड समर सीजन थोड़ा सा लंबा होता है ना। बट अगर ये कंप्लीटली सर्कल होती तो वो इक्वल हो जाती। एंड अगर ये जो स्ट्रेचिंग है ये एक लिमिट में है, ये अगर और ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती तो एक्सट्रीम सीजन हो जाता, मीन्स गर्मी इतनी हो जाती या ठंड इतनी हो जाती कि वी कांट एग्जिस्ट। तो इसलिए बैलेंस इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज में बैलेंस की होना तो जरूरी है, विदाउट बैलेंस वी कांट एग्जिस्ट, राइट। वैसे ही पढ़ाई में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारा कुछ बैलेंस रखो, सिर्फ पढ़ते मत रहो पागलों की तरह, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि अगर ऑर्बिट ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो फिर एक्सट्रीम हो जाएगी सीजन, राइट। और अगर परफेक्ट सर्कल हो गया तो सीजन सेम हो जाएगा। एंड टिल्ट के वजह से वैरायटी सीजन हमें देखने को मिलता है, एफिलियन में सनलाइट कम होती है। एंड दीज आर ऑल दिस टिडबिट्स जो हम देखे हैं, है ना। अब नेक्स्ट है अशारा बोनालू या अशादा बोनालू, सॉरी अगर मिस प्रोनाउंस मैं कर रही हूँ तो। बस आप इंफॉर्मेशन को लेना एस सी एस सी एस्पिरेंट, एंड डू लेट मी नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आपको पता है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देन बोनालू इज अ हिंदू फेस्टिवल वेयर गॉडेस महाकाली इज वर्शिप्ड, ओके। ये एनुअल फेस्टिवल होती है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड अदर पार्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट, ओके। बनालू इज सेलिब्रेटेड यूजुअली ड्यूरिंग अषाढ़ मासम, दैट इज अषाढ़ मास, किसको, जुलाई एंड अगस्त। वही चीज हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है ना। स्पेशल पूजास आर परफॉर्म फॉर गॉडेस यलम्मा, उस रीजन की गॉडेस यलम्मा, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द विजिटेबल फेस्टिवल, सॉरी। द फेस्टिवल इज कंसिडर्ड टू बी द फॉर्म ऑफ थैंक्स गिविंग टू द गॉडेस, भगवान को शुक्रिया करने के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है ना। एंड बोनम मीन्स, बोनालू का जो बोनम है लिटरली मीन्स मील, इसलिए भगवान को मील एज प्रसाद ऑफर किया जाता है,
ठीक है, तो ये हो गई हमारे रिचुअल के बारे में, मीन्स फेस्टिवल के बारे में। गॉडेस महाकाली, हैदराबाद सिकंदराबाद, दैट इज तेलंगाना स्टेट। एंड फिर यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त में होती है गॉडेस यलम्मा, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, एंड मील चढ़ाया जाता है एज प्रसाद। देन इस मंदिर के नाम को ना बस इस फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना भी रखो, बट मंदिर कहाँ पे है थोड़ा सा याद रखना। अगेन अगर एलिमिनेट करने आया तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। तो ये फेस्टिवल स्टार्ट होती है गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। फिर सेकंड संडे को ये जाते हैं बलकमपेट यलम्मा टेम्पल, ये कहाँ पे है, बलकमपेट। देन उज्जैनी महाकाली टेम्पल जाते हैं, ये कहाँ पे है, सिकंदराबाद। तो बस याद रखना कौन सी टेम्पल, बिकॉज कॉर्नर टेम्पल कहाँ पे है, ऐसा आ चुका है पहले, सन टेम्पल कहाँ पे है, आ चुका है पहले, है ना। So on the third Sunday फिर it moves to पोचामा एंड कट्टा माईसमा टेम्पल, ये कहाँ पे है, चिकलगुड़ा। एंड मातेश्वरी टेम्पल ऑफ लाल दरवाजा फिर जाते हैं, ये कहाँ पे, हैदराबाद। तो कुछ टेम्पल के नाम न्यूज में थे, तो आई थॉट इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो यू शुड नो। एंड वंस अगेन अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ देन आई एम सॉरी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके। बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे आपको न्यूज कवर करा रही हूँ, ताकि आपकी प्रीलिम्स के मार्क्स मिस ना हो, ओके। देन फैक्ट इन न्यूज क्या है, असम में फ्लड्स आए हुए हैं, तो दीपोर बिल वाज इन न्यूज। सो दीपोर बिल, बिल मतलब क्या होता है, वेटलैंड, असमिस लैंग्वेज में बिल को वेटलैंड कहते हैं, और लार्ज एक्वेटिक बॉडी को कहते हैं बिल, ओके। कहाँ पे है, गुवाहाटी, असम। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्ज रिवर इन वेटलैंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर असम। तो ये बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस तो होगी ऑब्वियसली, वेटलैंड की तो होती है, बट इट इज द ओनली मेजर स्ट्रॉम वाटर स्टोरेज बेसिन फॉर गुवाहाटी सिटी। ये एपीएससी वालों के लिए ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्टेगनेंट साइट, किस चीज के लिए, माइग्रेटरी बर्ड, है ना, एंड लार्ज कॉग्रेशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड। तो इतनी अगर माइग्रेटरी बर्ड के प्रति ये अगर इतनी इंपॉर्टेंट साइट है, तो ऑब्वियसली इट इज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एंड ऑल्सो इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, कब, 2002 को ही। तो अब न्यूज में 2 साल पहले ही थी, बट यू शुड नो यू कैन यूज इट इन मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो, और एग्जाम में अगर कभी आता है यू विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज पास्ट ईयर्स के भी क्वेश्चंस कभी आ जाता है। तो 6 यंग गर्ल्स, तो फिश कम्युनिटी के, असम में वहाँ जो रहते हैं फिश कम्युनिटी से 6 लड़कियों ने एक डेवलप किया, क्या, बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल योगा मैट, जिसे कहते हैं मोरहन योगा मैट। मोरहन नाम क्यों है, नेम्ड आफ्टर काम सोराई, मीन्स ए टाइप ऑफ बर्ड जिसे इंग्लिश में पर्पल मुड़हन कहते हैं, एंड दैट्स द नेम मुड़हन योगा मैट। तो ये क्यों काम है, ये यू कैन यूज इट एज एग्जाम्पल कि कैसे एक चीज हम इन्वायरमेंटल चीजों के चलते भी बेनिफिशियल, इस चीज की बेनिफिट देखते हुए भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ वी कैन अडॉप्ट इट फॉर मिनिमाइजिंग द थ्रेट टू इन्वायरमेंट। कैसे, जो ये मुड़हन है, जो योगा मैट है, इट इज हैंड विवन, तो 100 बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से सही है। किस चीज से बनता है, वाटर हायसेंट। तो अब वाटर हायसेंट आपको पता है क्या होता है, इन्वेसिव फ्लोटिंग प्लांट होता है, ये जो पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ये इन्वेसिव होता है, क्यों, क्योंकि ये सनलाइट को वाटर बॉडी में पहुंचने नहीं देता ना, ये ढका हुआ हो जाता है पूरा, तो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, वाटर क्वालिटी को घटा देता है, एंड वेरियस लाइफ फॉर्म्स को ये डैमेज करता है ना। एंड इसलिए इसका नाम भी टेरर ऑफ बंगाल भी इसे कहते हैं, वाटर हाइसन को, है ना। तो इसी वाटर हाइसन को निकालना तो पड़ेगा ना, अभी वो जब ये योगा मैट बनाएंगे वाटर हाइसन से, वाटर हाइसन को यहाँ से हटाएंगे, तो ऑब्वियसली वेटलैंड की हेल्थ सुधरेगी, एंड साथ में वाटर हाइसन की एक प्रोडक्टिव यूज होके हमारे जो इन्वायरमेंट तरीके से भी एक प्रोडक्टिव यूज भी कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनकी कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड लाइवलीहुड भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, और आत्मनिर्भर भारत की भी एक पार्ट ये कहलाएगी, है ना। तो हुई ना ये विन 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 वाली सिचुएशन। तो यही सारी चीजें सस्टेनेबल जो हमारी प्रैक्टिस है, कैसे हम थ्रेड को एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को साथ साथ लेके बैलेंस कर सकते हैं, आप इसे इन्वायरमेंट में यू कैन कोट इट एज एग्जाम्पल, राइट। सो दिस वाज इन न्यूज। अब है आज का कोट ऑफ द डे, कि इनमें से, कोट नहीं सॉरी, क्विज फॉर द डे, इनमें से विच आर ऑफ द अबव आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से देना, ओके। एंड देन लास्ट क्लास का आंसर, कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्लाइमेट चेंज,
by the countries, a plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड होता है आईएनडीसी. तो कभी कभी ना हम शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं आईएनडीसी, लेकिन एग्जाम में उसी का फुल फॉर्म आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि ये तो हमने नहीं पढ़ा. तो थोड़ा सा इसलिए एग्जाम रिवाइज करते वक्त आईएनडीसी का थोड़ा फुल फॉर्म भी ऐसा देख लेना, जो हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन, क्या करना है आपको पता है, बट आप शायद लाइक नहीं करते हो, है ना. कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से देना. ओके, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग.